पद्मावती की बड़ी बहू मोनिशा बंटवारे की मांग करती है क्योंकि मोनिशा अपनी देवरानी गोपी के साथ नहीं रहना चाहती थी क्योंकि गोपी के बाल बहुत झड़ रहे थे। माँ जी, आप हमारा बंटवारा कर ही दीजिए। मैं अब इस गोपी के साथ नहीं रह सकती। हर तरफ उसी के ही बाल मिलते हैं। घर का कोई भी कोना बालों से खाली नहीं। बहू, गोपी तो घर का सब काम करती है। बंटवारे के बाद सब तुझे ही संभालना पड़ेगा। मैं कर लूंगी माँ जी। मुझे कोई दिक्कत नहीं। बस घर साफ सुथरा रहना चाहिए, ना कि बालों से भरा हुआ। देखिए मेरे बाल कितने लंबे और मजबूत है, क्योंकि मैं उनका ध्यान रखती हूँ। जेठानी जी के पास तो पूरा दिन खुद के बालों को तेल लगाने का टाइम है, क्योंकि उन्हें तो घर के काम करने ही नहीं है। उन्हें तो फुर्सत ही फुर्सत है। मुझे तो इतना काम रहता है कि अपने बालों को संभालने का वक्त ही नहीं मिलता। माँ जी, अब मैं भी इस घर में नहीं रहूंगी। अच्छा ठीक है, आज से ऊपर का फ्लोर तुम्हारा और नीचे के फ्लोर पर गोपी और आकाश रहेंगे। गोपी की जेठानी मोनिशा के बाल बहुत लंबे और चमकदार थे, पर गोपी के बाल दिन ब दिन झड़ते जा रहे थे। धीरे धीरे उसके सर पर बाल कम होते गए और वो गंजेपन के कारण अपने परिवार से अलग रहने लगी। अब ऊपर के फ्लोर पर लंबे बालों वाली मोनिशा अपने पति प्रभु और सास पद्मावती के साथ रहती है और नीचे के फ्लोर पर गोपी अपने पति आकाश के साथ। देखिए ना आकाश जी, मेरे बाल तो बिल्कुल ही झड़ गए। मैं तो बिल्कुल गंजी सी लग रही हूँ। अरे गोपी, इसमें उदास होने वाली क्या बात है? बाल झड़ गए हैं तो क्या हुआ? मैं हूं ना। मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलता हूँ। देखना, तुम्हारे सर पर फिर से बाल आ जाएंगे। आकाश अपनी पत्नी गोपी को डॉक्टर के पास ले जाता है। इनके सर पर तो फिर से बाल आ सकते हैं। मैं कुछ दवाइयाँ लिख कर दे रहा हूँ, रोज इन्हें अपने सर पर लगाना होगा। कुछ हफ्तों बाद फर्क दिखाई देगा। ठीक है डॉक्टर साहब, हम ध्यान रखेंगे। डॉक्टर के पास से लौटकर आकाश और गोपी घर आ जाते हैं। गोपी रसोई में जाकर खाना बनाने लगती है। उस दिन वो आकाश की पसंद का चना दाल तड़का और गर्मा गर्म फुलके बनाती है। खाने की खुशबू ऊपर के फ्लोर तक पहुंच जाती है। लगता है गोपी ने चना दाल तड़का बनाया है। कितनी प्यारी खुशबू आ रही है। यहाँ तो किचन पूरी सुनी पड़ी है। जब से बंटवारा हुआ है, घर में पूरी रोटी देखने को मुश्किल हो गई है। आप चिंता मत कीजिए, मैंने बाहर से खाना ऑर्डर कर दिया है। बाहर का खाना आखिर कितना खाया जा सकता है बेकार। गोपी साथ थी तो रोज गर्मा गर्म खाना मिलता था। चाहता हूँ तुमने भी मोनिशा की बातों में आकर बखलारा कर दिया। माँ, मैं क्या करता? मानिशा दिन भर झगड़ा करती थी। हाँ बेटा, अब सबक मिल गया ना। दर की खुशबू भी बदल गई है। बंटवारे के बाद मोनिशा ने घर के सब काम करना बंद कर दिए हैं। दिन भर मोबाइल चलाना या बेड पर पड़े रहना यही उसकी आदत बन गई है। पद्मावती और प्रभु को सब काम खुद करने पड़ रहे हैं और नीचे गोपी घर के सारे काम खुद संभाल लेती है और आकाश का ख्याल रखती है। सुबह आकाश ऑफिस जाने के लिए तैयार होता है, तभी ऊपर से प्रभु नीचे आता है। भैया, आपको आज देर हो गई लगता है। क्या करूँ आकाश, सुबह चाय से लेकर खाना तक सब कुछ मुझे और माँ को बनाना पड़ता है। माँ बुढ़ी हो गई हैं, उनसे इतना काम नहीं होता। आज तो लंच भी नहीं बना पाया। अरे कोई बात नहीं, मैं अभी गोपी से कह देता हूँ। आज गोपी ने पालक पनीर और पराठे बनाए हैं। आपका लंच पैक करवा देता हूँ। अरे नहीं, रहने दे। अगर मोनिशा को पता चल गया तो घर में आग लगा देगी। लेकिन आकाश नहीं मानता और चुपके से गोपी से कहकर प्रभु का लंच पैक करवाता है। दोनों भाई ऑफिस चले जाते हैं। कुछ देर बाद गोपी नहाकर पौधों में पानी दे रही होती है और वहीं ऊपर बालकनी में मोनिशा ब्रश कर रही होती है। उसके मुंह से टूथपेस्ट का झाग घिरकर गोपी के टकले पे गिर जाता है। जेठानी जी, मैं अभी ना धोकर ही पौधों को पानी दे रही थी और आपने मेरे सर पर ये जूठा पेस्ट गिरा दिया। अरे अरे, तेरे सर पर तो वैसे भी बाल नहीं है गोपी। क्या फर्क पड़ता है? जा, पानी से धो ले। देखिए जेठानी जी, मैं तो सिर्फ इतना ही कह रही हूँ कि आप बाथरूम में भी तो जाकर ब्रश कर सकती हैं। ये मेरा फ्लोर है। यहाँ मैं जो चाहती हूँ मैं वही करती हूँ। तू अपने फ्लोर में जाकर जो चाहे कर।
दोनों के बीच झगड़ा बढ़ जाता है। आवाज सुनकर पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो जाता है। अरे क्या हुआ मोनिशा? सुबह सुबह किस बात का हंगामा है? देखिए ना काकी, ये गोपी मुझसे जलन करती है। मेरे लंबे बाल देखकर सह नहीं पाती। बेचारी के सर पर तो कुछ भी बचा नहीं है ना, टकली कहीं की। तू छोटी है, गोपी को माफ कर दे बेटा। ऐसी बात नहीं है काकी, जेठानी जी ने मेरे सर पर जूठा पैस गिरा दिया। अरे गलती से गिर गया होगा, बेटा जाने दे। एक तो गंजी और ऊपर से जबान चलाती है जैसे चाकू। अरे क्या हुआ, क्यों शोर मचा रखा है सबने? माँ जी, सबके सामने मुझे झूठा बना रही है ये गोपी। बहू, मैं तो सिर्फ शोर सुनकर आई हूँ। क्या बात है? ज्यादा भोली मत बनिए माँ जी। जाए मेरे लिए चाय नाश्ता बनाए। मोनिशा अपने लंबे बालों का घमंड दिखाते हुए पद्मावती को सास से नौकरानी बना चुकी है और पद्मावती को रोज सुबह उठकर मोनिशा के लिए चाय नाश्ता बनाना पड़ता है। नीचे गोपी घर के सारे काम खुद करती है। उसकी समझदारी के कारण आकाश के पैसे भी बच रहे हैं। आकाश जी, मैं सोच रही थी कि होलसेल बाजार जाकर गेहूं ले आती हूँ, धोकर पिसवा लूंगी, सस्ते भी पड़ेंगे और घर के आटे की रोटी का स्वाद भी अलग होता है। गोपी बाजार जाकर गेहूं खरीद लाती है और उन्हें धोकर आंगन में सुखा देती है। अब तक तो गेहूं सूख गए होंगे, अब उन्हें चक्की में पिसवा देती हूँ। जैसे ही गोपी गेहूं उठाने जाती है, ऊपर बालकनी में मोनिशा अपने बाल धो रही होती है। उसके बालों का सब पानी नीचे गिरकर गोपी के गेहूं पर टपकने लगता है। ये तो हद ही हो गई जेठानी जी, लेकिन इनसे मुंह लगना बेकार है। मैं इन्हें कुछ भी कहूंगी तो ये मुझे उल्टा गंजेपन का ताना देंगी। गोपी गेहूं फिर से धोकर सुखाने लगती है। अपनी मेहनत और समझदारी से वो हर मुश्किल का हल निकाल लेती है। ऊपर मोनिशा अब भी अपने लंबे बालों के घमंड में चूर है और सब पर अपना हुक्म चलाती है। मोनिशा, कल मौसी जी और मौसा जी घर आ रहे हैं, उनके लिए खाना बना देना। प्रभु, तुम्हें तो पता ही है ना मेरे पैरों में कितना दर्द रहता है। मैं ज्यादा देर तक खड़ी नहीं रह सकती। तो रहने दे प्रभु, मैं खाना बना दूंगी। मोनिशा, ये तो हद ही हो गई। माँ इतनी उम्र में भी सब कुछ करती हैं और तू हर बात पे बहाना बनाती है। अगर तुम्हें माँ जी का इतना ही ख्याल है तो उन्हें गोपी के पास भेज दो। पद्मावती सब सुन लेती है। बिना कुछ कहे वो अपना बोरिया बिस्तर उठाती है और नीचे गोपी के घर चले जाती है। माँ जी, अब सब ठीक तो है ना? बहू, मोनिशा ने कहा है अब मैं तेरे पास ही रहूं। माँ जी, ये तो मेरा सौभाग्य है। जिस घर में माँ रहती है, वो घर स्वर्ग बन जाता है। अगले दिन मौसी जी और मौसा जी इधर आते हैं। नीचे गोपी उनकी खूब खातिरदारी करती है। पूरी पकवान रेस सब बना लेती है। पर मौसी जी जैसे ही गोपी का गंजा सर देखती हैं, थोड़ा मुंह बना लेती हैं। मैं तो दोनों बमों के लिए सोने के झुमके और मान टीका लाई थी, लेकिन गोपी वो तो गंजी हो गई है। ये मान टीका कैसे पहनेगी? मौसी जी गोपी को कुछ भी नहीं देती और सीधा मोनिशा के घर चली जाती है। मौसी जी, आप आ गई। देखिए मेरे लंबे बालों पे ये मांग टीका और झुमका कितना सुंदर लगेगा। बिल्कुल बहू, औरत की ऐसी सुंदरता तो उसके बालों से ही होती है। अच्छा, एक ग्लास पानी पिला दो। गोपी ने तो इतना खिलाया है कि गला सूख गया है। रसोई में बोतल रखी है मौसी जी, जाकर ले लीजिए और एक गिलास मेरे लिए भी ले आइएगा प्लीज। मौसी जी गोपी को कुछ भी नहीं देती और सीधा मोनिशा के घर चली जाती है। मोनिशा अपने लंबे बालों के आकर्षण में दिन ब दिन मगरूर होती जा रही है। एक दिन वो अपने मोबाइल पर एक वीडियो देखती है जिसमें लंबे बालों के लिए कुछ नए टिप्स बताए जा रहे हैं। अरे वाह, ये नया तरीका मैं भी अपनाऊंगी। मेरे बाल और भी सुंदर दिखने लगेंगे। मोनिशा बाजार से कुछ प्रोडक्ट लाती है, उन्हें मिक्स करके अपने बालों पर लगाती है। फिर वो मिक्सचर उल्टा रिएक्ट कर जाता है। जैसे ही वो बाल धोती है, उसे शॉक लगता है। आ, ये क्या हो गया है? प्रभु बात दर बातों उनके पास आता है। अरे क्या हुआ मोनिशा? देखो प्रभु, मेरे बाल सब निकल गए हैं। चिंता मत करो, मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलता हूँ। प्रभु मोनिशा को डॉक्टर के पास ले जाता है। ओहो, आपके बालों में तो केमिकल रिएक्शन हो गया है, इस वजह से बाल झड़ रहे हैं।
मैं कुछ दवाई दे रहा हूँ, लगातार लगाइएगा, शायद कुछ बेहतर हो जाए। डॉक्टर दवा देता है। मोनिशा घर लौटकर तुरंत दवा लगाती है, पर कोई असर नहीं होता। बाल झड़ते ही जा रहे हैं। ही, इस तरह तो मैं बिल्कुल गंजी हो जाऊंगी। इधर गोपी, जिसे डॉक्टर ने पहले दवा दी थी, उसे रोज सर पर लगाती है। धीरे धीरे उसके सर पर नए बाल आने लगते हैं। समय के साथ किस्मत बदल जाती है। जेठानी मोनिशा के बाल पूरी तरह झड़ गए हैं और गोपी के सर पर लंबे घने बाल आ गए हैं।